हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत ने पीओके पर किया कब्जा तो परमाणु बम से मिलेगा जवाब। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासुत ने दे दी है गीदड़ भभकी। बताएंगे दोस्तों अचानक से ऐसा बयान क्यों दिया गया है, गरीबी की मार झेल रहे पाकिस्तान के द्वारा, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अरुणाचल प्रदेश पर भारत के तेवर से भड़का चीन G20 की गोपनीय बैठक में नहीं लिया हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, और साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत आने को आतुर है बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान में दो फाड़ की सबसे बड़ी खबर, क्या चीन को नाराज करेंगे शहबाज शरीफ। तो सारी जानकारी दोस्तों आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं, मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासुत ने दे दी है ऐसी गीदड़ भभकी की आप भी कहेंगे पाकिस्तान के लिए ये सपना से और कुछ कम नहीं। जी हाँ, भारत ने पीओके पर कब्जा किया तो परमाणु बम से मिलेगा जवाब, ऐसी गीदड़ भभकी दी गई है। बता दें पाकिस्तान की सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आर्थिक संकट से कैसे पार पाया जाए। इन सब के बीच मुल्क के अधिकारी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बयान को लेकर भारत को धमकाने में लगे हुए हैं। भारत में तैनात रहे पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासुत रशिया की आड़ में भारत को धमका रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो भारत को पाकिस्तान और चीन से संबंध सुधारने की सलाह तक दे रहे हैं। पुतिन ने कहा था कि बेलारूस के साथ हुई एक डील के बाद अब उसकी सीमा में रशिया परमाणु सामरिक हथियार तैनात करेगा। उनके इस बयान को संभावित परमाणु युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अब्दुल बासुत ने यूट्यूब चैनल पर इस बात के विकल्प के बारे में बता रहे थे कि क्या पाकिस्तान भी रूस की ही तरह सामरिक हथियारों का प्रयोग कर सकता है। तो बासित को कहते हुए सुना जा सकता है दोस्तों कि भारत की तरफ से भी आजकल काफी साहसी बयान दिए जा रहे हैं। वो इन बयानों के जरिए अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बयानों में भारत अक्सर कहता है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लेगा, पीओके को अपनी सीमा में मिला लेगा, साथ ही पाकिस्तान के सिंधु नदी का पानी रोकने की भी धमकी देता है। बासित ने आगे कहा कि भारत ये जान ले कि पाकिस्तान भी जवाब देने की क्षमता रखता है। मुल्क नहीं चाहता कि दोनों देशों के बीच बात वहां तक पहुंच जाए जहां उसके पास कोई रास्ता ही ना बचे। हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन हथियारों का प्रयोग करना पड़े। ये हथियार तो बस अपनी रक्षा के लिए है, अगर इनका प्रयोग हो जाता है तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। बासित की माने तो भारत और पाकिस्तान की स्थिति सोवियत संघ और अमेरिका से काफी अलग है। दोनों देशों के बॉर्डर जुड़े हुए हैं। अगर परमाणु हथियार या फिर सामरिक हथियारों का प्रयोग होगा तो फिर दोनों देशों पर असर पड़ेगा और इसके नतीजे काफी विनाशकारी होंगे। बासित की माने तो पाकिस्तान ने इन हथियारों में महारत हासिल कर ली है। उनके मुताबिक भारत भी ये बात जानता है कि देश के सामरिक हथियार कितने खतरनाक साबित होंगे। अगर वो दिन आया जब पाकिस्तान को ये हथियार इस्तेमाल करने पड़े तो ठीक नहीं होगा। बहरहाल आपकी राय तो इस पर बनती है दोस्तों। आपको ये भी बता दें कि आगे इन्होंने कहा कि अगर भारत गिलगित बाल्टिस्तान या पीओके पर कोई भी गलत कदम उठाता है या फिर पाकिस्तान की तरफ से आने वाले पानी को रोकने की कोशिश करता है तो फिर देश के सामने कई चुनौतियां होंगी और हम मजबूर हो जाएंगे जवाब देने के लिए। बहरहाल दोस्तों, गरीबी से विलपते, रोते, तड़पते पाकिस्तान के मुंह से इस प्रकार का बयान और इस प्रकार की गीदड़ भभकी शोभा नहीं देता। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित को आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि अब्दुल बासित सपना अच्छा देख लेते हैं और उनकी जीत सपने में भी नहीं होने वाली है, रियलिटी तो दूर की बात है। ऐसे में आपका जवाब तो बनता है दोस्तों, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है भारत देश के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई पाकिस्तान के गीदड़ भभकी का जवाब दे सके। कमेंट के माध्यम से चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अरुणाचल प्रदेश पर भारत के तेवर से भड़का चीन G20 की गोपनीय बैठक में नहीं लिया हिस्सा। जी हां, सूत्रों से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी। अरुणाचल प्रदेश पर भारत सरकार के तेवर के सामने चीन की अकड़ धरी की धरी रह गई और NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि रविवार को अरुणाचल प्रदेश में हुए G20 की गोपनीय बैठक में चीन शामिल नहीं हुआ है और ये बैठक अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित की गई थी, जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। और चीन दावा करता है कि वो तिब्बत का हिस्सा है और भारत ने अतीत में इस तरह के दावों को खारिज कर दिया है और अरुणाचल को अपना अभिन्न अंग बता रखा है। जी हां, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित इस बैठक में 50 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आपको बता दें कि इस साल की G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इस साल का G20 शिखर सम्मेलन सितंबर महीने में होने वाला है, जिसको लेकर भारत में इस साल G20 के कई कार्यक्रम
आयोजित हो रहे हैं। मोदी सरकार ने भारत के 50 शहरों को G20 के अलग अलग बैठकों को चुना है, जिसमें से एक ईटानगर भी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि चीन ने बैठक को लेकर आधिकारिक रूप से भारत के सामने विरोध दर्ज कराया है या नहीं। वहीं इस पर ना तो अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय ने और ना ही चीन ने कोई टिप्पणी की है। आपको बता दें कि रविवार को अरुणाचल प्रदेश में G20 की जो गोपनीय बैठकें हुई थी उसे गोपनीय रखा गया था और इसकी मीडिया कवरेज की अनुमति नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश बिना किसी विवाद के भारत का हिस्सा है और चीन भारत के इस राज्य को अपना कहने का दुस्साहस करता आया है। अरुणाचल प्रदेश में चीन भारत सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हो चुकी है और भारतीय सैनिकों ने PLA के सैनिकों को खदेड़ दिया था। वहीं G20 की इस गोपनीय बैठक का थीम रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग रखा गया था और इसका आयोजन भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किया था। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा और ईटानगर में एक बौद्ध मठ का भी दौरा किया। उनके आगमन पर हवाई अड्डे पर सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद चखा। बहरहाल दोस्तों, सूत्रों के हवाले से जो ये बड़ी खबर आई है कि चीन ने G20 की गोपनीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया है दोस्तों, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि अरुणाचल प्रदेश पर वो अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, उसको अपना अभिन्न अंग बताता है दोस्तों। बहरहाल ऐसे में अगर वास्तव में चाइना इस प्रकार की मानसिकता रखता है और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है तो दोस्तों बेहतर यही है कि उसने भाग नहीं लिया, वरना चीन जलकर राख हो जाता अगर वो भारत आ जाता। तो बहरहाल आपकी इस पर जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत आने को आतुर है बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान में 2 फाड़ आका, चीन को नाराज करेंगे शहबाज। बता दें, भारत में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलनों से पाकिस्तान के हुक्मरानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारत ने आने का न्योता दिया है। पाकिस्तान में इन नेताओं की भारत यात्रा को लेकर 2 फाड़ हो गया है और यही वजह है कि देश के शीर्ष नेतृत्व में अब बड़े पैमाने पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो बिलावल और ख्वाजा आसिफ की भारत यात्रा अब चीन के रुख पर निर्भर करेगी, जो SCO का संस्थापक देश है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारत आने का न्योता भेजा गया था। अप्रैल में नई दिल्ली में SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठकें होनी है और मई में गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठकें होनी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि अंतिम फैसला इन कार्यक्रमों के नजदीक आने पर होगा, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बारे में चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हाई प्रोफाइल बैठकों को लेकर पाकिस्तान सरकार में 2 फाड़ हो गया है। जी हाँ, पाकिस्तान में एक पक्ष का कहना है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों की वर्तमान हालत देखते हुए अगर जरूरी हो तो केवल जूनियर अधिकारियों को ही SCO की बैठक में भेजा जाए, तो वहीं अन्य लोग इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को इस तरह के क्षेत्रीय मंच को नहीं छोड़ना चाहिए और चूंकि SCO में रशिया और चीन जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं, पाकिस्तान को इस मौके का इस्तेमाल अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। बहरहाल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिलावल और ख्वाजा की यात्रा बहुत कुछ चीन पर निर्भर करेगी। चीन ने SCO की स्थापना की थी और उसी ने पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता भी दिलवाई थी। चीन अगर पाकिस्तान को इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहता है तो शहबाज सरकार के लिए इस सलाह को अनदेखा करना भी संभव नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहबाज शरीफ चीन को नाराज करेंगे। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से खबर, जहां पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ का राष्ट्रपति अलवी पर बहुत बड़ा आरोप। कहा इमरान खान की पार्टी की कठपुतली है राष्ट्रपति आरिफ अलवी। जी हां, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को राष्ट्रपति आरिफ अलवी पर पलटवार करते हुए उन पर राष्ट्राध्यक्ष के रूप में तटस्थ रहने के बजाय पक्षपातपूर्ण होने और अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के इशारों पर चलने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने शुक्रवार को एक पत्र में शरीफ पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अगुवाई वाली पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा पत्रकारों के खिलाफ कठोर बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति आरिफ अलवी पदभार ग्रहण करने से पहले इमरान खान की पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सभी अधिकारियों को पाकिस्तान निर्वाचन आयोग को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चुनाव उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार कराने में सहायता करने का निर्देश देने के लिए कहा था। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करेगा रशिया। पुतिन ने कहा अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन कई देशों में मौजूद, अब हम भी यही कर रहे हैं। जी हां, रशिया यूक्रेन जंग के बीच शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने कहा है कि वो बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करेंगे। पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच पुतिन ने नाटो को यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने को लेकर वार्निंग दी, चेतावनी दी। पुतिन ने कहा मेरा ये फैसला न्यूक्लियर ट्रीटी का उल्लंघन नहीं करता है। अमेरिका ने भी कई देशों में अपने न्यूक्लियर वेपन को तैनात कर रखे हैं और हम भी
भी अब ऐसा करने वाले हैं, और हम अगर ऐसा करेंगे तो हम फिर क्या गलत करेंगे। बहरहाल आपकी जो भी इस पर निजी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। लेकिन ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।